Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we will discuss about Lawrence Kohlberg's theory of moral development. आज हम लोग लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में ऑल अबाउट सब कुछ पढ़ने वाले हैं। क्या इन्होंने प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको पूरा हम दिखा देते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लीजिए क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको दिखा देते हैं पहले एक बार में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इससे लगभग हर बार 99% क्वेश्चन आना ही है। एक या दो तक क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये टेट, सी टेट और सुपर टेट सभी में पूछा जाता है, और अदर भी कोई भी टीचिंग एग्जाम है तो उसमें भी ये आ जाता है। तो ये आपके बीएड और बीटीसी के भी सिलेबस में है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोहलबर्ग। देखिए ये कोहलर एक है, कोहलबर्ग, ठीक है। तो कोहलर हैं वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत वाले, वो अलग हैं, ठीक है। ये है कोहलबर्ग। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कौन है? ये कोहलबर्ग भाई साहब है, ठीक है। देखकर मुस्कुरा रहे हैं हम लोगों को। तो देखिए कोहलबर्ग का जन्म कब हुआ था? 1927 में। उनकी डेथ कब हुई? 1987। मात्र 60 ईयर्स की ही एज में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कोहलबर्ग वाज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। जो कोहलबर्ग थे वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। क्लियर? चलिए इसके आगे देखिए, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड ये बुक है, जीन पियाजे की है, ठीक है। इसलिए हम लिखवा रहे हैं आपको, क्योंकि अगर इस बुक का नाम आ गया तो आप एक संग देखते हुए इसका आंसर क्या लगा देंगे? कोहलबर्ग, क्योंकि कोहलबर्ग ने ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे ने नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो फेमस हुआ वो किनका फेमस हुआ? वो कोहलबर्ग का ही फेमस हुआ, ठीक है। जे नीचे लिखा है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित था। जो जीन पियाजे थे इन्होंने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उससे ही प्रेरित होकर जो कोहलबर्ग थे इन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। क्योंकि पहले कौन आए थे? पहले जीन पियाजे आए थे। जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था 1896 में हुआ था, और इनकी डेथ कब हुई थी? 1980 में। तो पहले कौन आए थे? पहले ये थे जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने पहले अपना सिद्धांत दिया था, उसी से प्रभावित होकर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कोहलबर्ग ने। तो ये बुक किसकी है? द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये जीन पियाजे की बुक है। बहुत ज़्यादा हमने टू द पॉइंट होकर नोट्स को लिखा है, इसी प्रकार से हमको भी लिखना है। चलिए इतना क्लियर हो गया, अब इसके आगे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। पढ़ते हैं पहले इसको। नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं होता, मतलब जन्म से ही कोई नैतिक या अनैतिक है ये कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है। समाज द्वारा विकसित होती है नैतिकता, जो है वो समाज द्वारा विकसित होती है। अब ये देख ले नैतिकता क्या होती है। नैतिकता है क्या? देखिए आपको पता नैतिकता क्या है। नैतिकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोरालिटी या इथिक्स। MORALITY, मोरालिटी। इसका मतलब होता है राइट या रॉन्ग, क्या सही है या गलत है, उसे ही कहते हैं नैतिकता। जैसे झूठ बोलना सही है या गलत है, तो ये क्या है? ये नैतिकता है, ठीक है। समाज में जो सही बोलना है उसको सही माना अच्छा माना जा सकता है, नैतिक माना जाता है। गलत बोलने को, झूठ बोलने को अनैतिक माना जाता है।
तो नैतिकता क्या है? सही या गलत, क्या सही है क्या गलत है, उसे ही कहते हैं मोरालिटी या नैतिकता, इथिक्स। अब हम पढ़ते हैं इसमें, तो कोई भी व्यक्ति नैतिक है या नैतिक, क्या नैतिकता है क्या नैतिकता है, वो समाज द्वारा सीखा जाता है, ठीक है, ना कि जन्मजात ही कोई होता है नैतिक या नैतिक। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे वो बच्चों पर प्रयोग करते रहते थे, और जो बच्चों को वो कैसे प्रयोग करते थे नैतिकता का, वो बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाया करते थे, फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछते थे कि किस वर्ग के बच्चे किस किस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देते हैं, उनकी नैतिकता किस चीज़ों पर निर्भर करती है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग अपने बच्चों को बहुत कहानी सुनाई थी, और जो उन्होंने बच्चे लिए थे वो केवल 16 वर्ष तक के ही थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि 16 वर्ष तक के बच्चे थे। वैसे रखना चाहो तो रख सकते हो कि 72 ही लड़के थे, हाँ। और यही इसकी क्रिटिसिज्म हुई है, आलोचना की, केवल लॉरेंस कोहलबर्ग ने लड़कों को लिया था, लड़कियों को नहीं लिया था। तो यही इनकी एक क्या है आलोचना, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो कहानियाँ सुनाते थे उन कहानियों में एक सबसे ज़्यादा फेमस हुई जो थी हिंज की कहानी। अब ये हिंज की कहानी है क्या है, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कथानायक कौन होता है इसमें? हिंज, और नायिका कौन है? किलारा। एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हिंज की कहानी है उसमें नायिका कौन है, या हिंज की पत्नी का नाम क्या था? तो हिंज की पत्नी का नाम था किलारा, और हिंज तो हिंज ही थे, ठीक है। अब इनकी कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए हिंज डिलेमा। हिंज डिलेमा क्या है? 2 मिनट आप लोग एक कहानी सुन लीजिए हिंज वाली। एक ये देखो हिंज है, इनकी पत्नी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है, बिल्कुल डेथ होने वाली होती है, लेकिन एक ऐसी दवाई होती है कि जिससे हिंज की वाइफ जो बेड पर लेटी हुई है ये सही हो सकती थी, ठीक हो सकती थी। तो पूरे शहर में कहीं भी वो दवाई नहीं मिलती है, बस एक केमिस्ट होता है, उसी के पास ये दवाई होती है, ठीक है। उसको पता चल जाता है, तो वो इस दवाई के रेट हैं जो प्राइस है उनको 100 गुना बढ़ा देता है, मतलब 1000 गुना, बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस पर बेचता है। अब हिंज जो है, हिंज को अपनी पत्नी को अगर बचाना है तो उस दवाई को लाना होगा, और जबकि केमिस्ट ने उस दवाई के बहुत ज़्यादा रुपए बढ़ा दिए होते, दुकानदार ने बहुत ज़्यादा उसके रुपए बढ़ा दिए। तो हिंज ने सभी से रुपए मांगे, अपने नातेदार रिश्तेदारों से, लगी तब भी उतने रुपए हिंज के पास नहीं हो पाए जिससे कि वो दवाई ले आता। अब हिंज के पास बहुत समस्या थी कि क्या करें, तो या तो हिंज उस दवाई को चोरी करके ले आता, ठीक है, या तो अपनी पत्नी को मरने देता। ये यहाँ पर यमराज खड़े हुए हैं बिल्कुल इंतजार में कि जैसे इनकी डेथ हो तैसे ही हम इनको लेकर चले जाएं। अब हिंज बहुत परेशान थे। तब बच्चों से फिर लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्वेश्चन पूछे कि अब बताइए हिंज को चोरी करनी चाहिए कि नहीं चोरी करनी चाहिए, करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। ऐसे आप समझ लीजिए जैसे आप ही हैं, आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं कहीं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी नौकरी को डिसाइड करने वाला है। रास्ते में आपने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मान लीजिए वो आपका परिचित है, तो आप उसको बचाएंगे पहले, उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसकी इलाज कराएंगे, कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। अब आपके पास दुविधा है कि आप क्या करते हैं, इधर जाते हैं या इधर जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं नैतिकता। तो इसी प्रकार से जो कोहलबर्ग थे उन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो वो कौन से क्वेश्चन थे? उनमें क्वेश्चन तो बहुत से पूछे थे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए। वो कौन से थे कि हिंज शुड नॉट स्टील द ड्रग सिंस इट वुड बी ब्रेकिंग द लॉ। कोहलबर्ग ने कहा सॉरी, कि बच्चों से कि हिंज को जो दवाई है वो नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि ये चोरी करना अपने आप में स्वयं एक गलत काम है, ब्रेकिंग द लॉ है, रूल को तोड़ना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा हिंज शुड स्टील द ड्रग, हिंज को जो दवाई थी वो चुरा लेनी चाहिए, एंड एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट
सेंटेंस और बाद में जेल में चला जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पूछा, हिंज शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू प्रिजन एज दिस इज अनफेयर। हिंज को दवाई चुरा लेनी चाहिए और जेल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो केमिस्ट था, दुकानदार था, वो भी तो गलत ही काम कर रहा था, वो भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था, क्योंकि उसने भी दवाई के जो रुपए थे वो बहुत ज़्यादा प्राइस दवाई के बढ़ा दिए थे। तो ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बच्चों से पूछे कोलबर्ग ने, ठीक है, तब बच्चों ने जो उत्तर दिए, जो रिप्लाई किए, ठीक है, उसी से ही नैतिकता के सिद्धांत का जन्म हुआ, वही उन्होंने अपने सिद्धांत में लिखा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो कहानी हो गई। अब तब इस कहानी से 3 क्वेश्चन पूछने के बाद 2 चीज़ों का निर्माण हुआ। कहानी के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण हुआ। पहला था नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, जो भी हमने आपको हिंज वाली सुनाई थी, और दूसरी थी नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग। इनको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या है, इनको हम आगे पढ़ते हैं। आ जाइए। पहला हमारा नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। अब ये मोरल डिलेमा क्या है और नैतिक तर्कना क्या है या मोरल रीजनिंग क्या है, तो देख समझ लीजिए। मोरल डिलेमा क्या है, सही या गलत का निर्णय लेने में आने वाली दुविधाएं या समस्याएं, प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे हिंज वाली अभी हमने कहानी आपको सुनाई थी। अब हिंज के पास 2 समस्याएं थी, एक रास्ता ये था, एक रास्ता ये था। एक का मतलब या तो वो चोरी कर लेता, ठीक है, या तो वो चोरी कर लेता, या चोरी ना करता, अपनी पत्नी को मरने देता। अब उसके पास 2 चीजें हैं कि या तो पत्नी को मर जाने दे या चोरी कर ले। तो इन दुविधाओं को ही, इन समस्याओं को ही क्या कहा गया है, मोरल डिलेमा कहा गया है, नैतिक दुविधा कहा गया है। जैसे हिंज चोरी नहीं करेगा, पत्नी मर जाएगी, हिंज चोरी करेगा तो जेल जाएगा। अब वो सोच विचार में पड़ा है कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है, रास्ता तैयार है, बस यहाँ पर खड़े हैं कि अब इधर जाए या इधर जाए। तो इसे ही कहते हैं मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा। दुविधा में फंस गया, ठीक है, समस्याओं में फंस गया। अब इसी नैतिक दुविधा से बचने के लिए तो एक तो चूज ही करना पड़ेगा, या तो ये रास्ता चूज करो या ये रास्ता चूज करो। अब जो भी रास्ता चूज करेगा उसके पीछे जो कारण देगा वही होगी नैतिक तर्कणा। जैसे देखिए, मोरल तर्कणा क्या है, मोरल रीजनिंग, 2 विचारों के मध्य सही या गलत का चयन करना, कारण सहित कारण हो कि हम पत्नी को बचाएंगे। क्यों बचाएंगे, क्योंकि ये हमारी लाइफ पार्टनर है, और जेल होगी तो क्या होगी, 2 साल 4 साल की होगी, बाद में लौट के चले आएंगे। लेकिन अगर हमारी पत्नी मर गई तो ये हमें दोबारा नहीं मिलेगी, हम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये हिंज कह रहे हैं, अपने कारण बता रहे हैं कि हम चोरी करेंगे तो क्यों करेंगे। अब जो वो कारण बता रहा है वही मोरल रीजनिंग है। इट इज कॉल्ड मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा, यही कहते हैं नैतिक तर्कणा। जैसे हिंज ने पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला लिया। अब हिंज ने चोरी करने का फैसला क्यों लिया, ठीक है, तो जो वो बता रहा है, कारण बता रहा है, वही है नैतिक तर्कणा, ठीक है। आई होप ये दोनों टर्म क्लियर हो गई हैं, होगी, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, मोरल डिलेमा एंड मोरल रीजनिंग। चलते हैं इसके आगे। अब यहाँ से आपका सिद्धांत के जो चरण है वो लेवल वो स्टार्ट होते हैं। देखिए, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों या स्तर को ही लेवल कहते हैं, ठीक है, और 6 अवस्थाओं या चरण, स्टेज, 6 अवस्थाओं में
और 3 स्तरों में अपने सिद्धांत को विभाजित किया है। प्रत्येक लेवल या स्तर 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने लेवलों में बांटा है? 3। अवस्थाएं कितनी हैं? 6, जिनको स्टेजेस भी कहते हैं। प्रत्येक लेवल या स्तर की को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? प्रत्येक 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। देखिए यह लिखा है, इसको समझिए। लेवल या स्तर, तो लेवल कितने हो गए? 3। स्टेजें कितनी हो गई? 6। जैसे लेवल देखिए, एक प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, और फिर इनको एक एक करके भागों में बांटा गया है। जो कन्वेंशनल के 2 भाग हो गए और पोस्ट कन्वेंशनल के 2 भाग हो गए। ठीक है, तो 2-2 भाग हो गए। तो कितने लेवल कितने हो गए? 3। और स्टेजेस कितनी हो गई? 6। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये तो केवल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। चलिए चलते हैं इसके आगे। आइए, अब ये है पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, लेवल यल बनेगा यहाँ पे। लेवल 4 वर्ष से 10 वर्ष तक के इसमें बच्चे थे। और ये कौन सा लेवल है? पहला लेवल है। तो लेवल है 3 पूर्व परंपरागत। देखिए ए जो लिखा है पूर्व परंपरागत स्तर, अब यहाँ पर होगा बी परंपरागत स्तर कन्वेंशनल लेवल, और सी क्या है? उत्तर परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो ये कौन सा है? ये तीसरा। तो स्तर है 3। अब इनके अंदर जो 2-2 भाग हैं वो क्या हैं? इसकी अवस्थाएं। तो पहले हमारा लेवल क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें कितने बच्चों की एज थी? एज याद नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा एज को नहीं पूछी जाती है कभी भी, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आगे देखेंगे। एज जस्ट मैंने लिख दी है, अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। सबसे पहली हमारी अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ये क्या है? इस अवस्था में छात्र सही या गलत का चयन दंड पाने के भय या पुरस्कार पाने की लालसा से करते हैं। सबसे पहली अवस्था है ये प्री कन्वेंशनल, मतलब समाज में कौन सी रूढ़िवादिताएं चल रही हैं, क्या परंपरा समाज की है, क्या नियम है, बच्चे को कुछ नहीं पता। अभी बच्चा बस छोटा है और वो अपने आप में मस्त है। ठीक है, वो समाज में क्या चल रहा है इससे कुछ भी इसको सरोकार नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं जानता है। तो इस अवस्था में जो बच्चे का जो नैतिकता है वो डिसाइड होगी। वो किससे डिसाइड होगी? वो होगी दंड एवं आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसका मतलब है कि अगर जैसे छोटा बच्चा है, अगर आपने उसको कुछ लालच दे दे कि हाँ बेटा तुम ये काम कर दो तो हमको तुमको गिफ्ट देंगे, तो वो बच्चा जल्दी से उस काम को कर देगा। या हम ये कहते हैं ये तो गिफ्ट देना हो गया, अगर हम कहते हैं कि अच्छा अगर तुमने ये होमवर्क नहीं किया तो हम तुम्हारी पिटाई कर देंगे, 2 हाथ लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? पनिशमेंट। तो बच्चा काम क्यों करता है? दंड से बचने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए। 2 ही तो चीज़ें होती हैं बस। तो पहली अवस्था में आपको ये याद रखना है कि दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। और जितने ज़्यादा पिटाई होगी, जितना ज़्यादा बड़ा पुरस्कार होगा, उतना ही बच्चे के लिए काम को करने का आसान होगा, उतना ही अच्छे से करेगा। यह है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। देखिए ये है पिटाई हो रही है इसकी, और जी इसको रिकॉर्ड दे रहे हैं, संग में टहला रही हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। दूसरे हमारा क्या है? दूसरी अवस्था है यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है? इसमें 3 चीज़ें होती हैं। आदान प्रदान, इसे म्यूचुअल एक्सचेंज कहते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट।
टिट फॉर टैट मतलब जैसे बच्चा जो है वो क्या, बच्चा अगर कोई काम करेगा तो वो कहेगा मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या मतलब है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, इसे कहते हैं सेल्फ स्टेज। तो कौन सा ये स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है। जैसे बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चे ने आज अपने फ्रेंड को लंच करा दिया, ठीक है, तो कल अगर वो दूसरे बच्चे से कहेगा कि तू भी मुझे लंच करा क्योंकि कल मैंने तुझको लंच कराया था। तो मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे जो होते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज की भावना होती है, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं या सेल्फ इंटरेस्ट करते हैं, जैसे को तैसा। वो अवस्था है यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट। जैसे जे लिखा है माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन यू ट्रीट मी, मेरा जो एटीट्यूड है वो इस पर निर्भर करेगा कि तुम हमको कैसे ट्रीट कर रहे हो। तो जैसे को तैसा एक दूसरे से। चलिए इसके आगे चलते हैं। दूसरी, अब हम आते हैं बी। बी क्या है जी, लेवल है। कौन सा लेवल है, ये है दूसरा लेवल, परंपरागत लेवल, रूढ़िवादी, ठीक है, जिसमें हम लोग जीवन भर फंसे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे। यह है कन्वेंशनल लेवल। इसमें की जो उम्र होती है वो 10 से 13 वर्ष तक होती है। अब इसमें भी दो अवस्थाएं हैं। पहली हमारी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और चौथी है 1 और 2 ऊपर हो चुकी। अब यहाँ पर कौन सी अवस्था, तीसरी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। फोर्थ है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, रूल इज रूल, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले थर्ड पढ़ते हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की मतलब जैसे आपकी मम्मी है, उन्होंने कह दिया कि हाँ बेटा अगर तुम A+ लाओगे तो हम बहुत खुश होंगे और हम तुमको ये चीज़ दिलवा दे, डॉल दिलवा देंगे या खिलौना दिलवा देंगे, जो भी चीज़ है वो दिलवा देंगे। तुमने बच्चे को लालच दे दी कि हाँ अगर तुम रिपोर्ट कार्ड में A+ लेके आओगी तो देखिए ये बच्ची है और जिसकी मम्मी कितनी खुश हो रहेगी और हम तुमको शाबाशी देंगे कि गुड गर्ल। तो इस अवस्था में बच्चों में होड़ लगी रहती है एक दूसरे से अच्छा बनने की। तो वो कौन सी अवस्था होती है, वो लॉरेंस कोहलबर्ग की तीसरी अवस्था, जिसमें बच्चे इसी होड़ में फंसे रहते हैं कि कौन अच्छा है कौन खराब। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। चौथी कौन सी है, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, इसमें मतलब सोशल ऑर्डर मेंटेन। जैसे ये ट्रैफिक पुलिसमैन है, ठीक है, अब इनका अगर कोई फ्रेंड है वो आ गया, अगर वो कोई रूल ब्रेक करना चाहता है तो ये क्या कर लेने लगे, ये कहेंगे नहीं, दोस्ती अपनी जगह पर रूल इज रूल। क्यों, क्योंकि जिससे सोशल ऑर्डर बना रहे, सभी समाज में प्रॉपर काम करता रहे। जैसे ये रेड लाइट है तो वैसे रूल है कि आप रेड लाइट को पार नहीं कर सकते हैं भाई, अगर एक करेगा तो दूसरा भी करेगा, तो सोशल ऑर्डर ही कोई नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो रूल इज रूल। जैसे क्लास मॉनिटर है, बच्चे हैं, अब वो साथ साथ रहते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, लेकिन अगर एक क्लास मॉनिटर है तो वो कहेगा नहीं भाई देख, फ्रेंडशिप अपनी जगह पर है बट रूल इज रूल। अगर सब बच्चों को शांत बैठना है तो तुमको भी शांत बैठना, नहीं तो मैं तुम्हारा बोर्ड पर नाम लिख दूंगा या तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा या सर से शिकायत कर देंगे। तो ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जिससे कि ऑर्डर बना रहे। ये कौन से स्तर अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल, रूढ़िवादी स्तर। अब इसके आगे है हमारा सबसे उच्च स्तर, जे है नैतिक विकास का सबसे ज़्यादा उच्च स्तर है, हाईएस्ट लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। 13 वर्ष से 16 वर्ष तक के इसमें बच्चों को लिया गया था। अब इसमें क्या है, अब इसकी फिर दो उपअवस्थाएं हैं, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, इधर है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल।
इसमें बेसिकली क्या है कि ये इस वाली जो पांचवी अवस्था है, इसमें इंडिविजुअल के जो होते हैं वो खुद के राइट्स होते हैं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट समाज में एक दूसरे से संबंध, जैसे ये लोग हैं, मान लीजिए समाज में कोई गलत काम हो रहा है कि कोई प्रोटेस्ट करना है तो वो उनके खुद के भी राइट्स होते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति है जो मिस्टर एक्स हैं, वो इनकम टैक्स देना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि सरकार मेरे जो इनकम टैक्स का रुपए है, जो मेरी आय का जो रुपए है वो ले जाके केवल वेलफेयर करती है, रोड बनाती है, ठीक है, मैं अपने रुपए नहीं दूंगा, मैं टैक्स नहीं भरूंगा। तो वो उनका ये अपना विचार है। इस अवस्था में जो उत्तर परंपरागत स्तर है, इसमें बच्चों का अपना खुद का स्वयं का चिंतन जो है विकसित हो जाता है, स्वयं से डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, परंपरागत स्तर से ऊपर बढ़कर। इस चीज के ठीक है, जब हम कोलवर्क के क्वेश्चन करेंगे तब ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। बस अभी जस्ट आप इसको एज इट इज लिख लीजिए जैसा लिखा है, और इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। तो इंडिविजुअल राइट्स में क्या है, खुद के स्वयं का अपने लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे डोंट टेक इट ब्राइबरी, ठीक है, हमें ब्राइब नहीं देनी चाहिए। और ये देखिए मना कर रहा है और ये इसको ऑफर कर रहा है। तो खुद के कुछ राइट्स होते हैं, खुद का अपना चिंतन है, और एक ही व्यक्ति पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जैसे ये किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। तो इसको कहते हैं सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। कौन सी अवस्था हो गई, ये पांचवी अवस्था हो गई। और अगर पूछा जाए लेवल कौन सा, लेवल है थर्ड, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या उत्तर परंपरागत स्तर। अब नेक्स्ट है हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। भाई ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल है, किसका लेवल है, नैतिकता का, सबसे ज़्यादा इसी में नैतिकता होती है। और ये पोस्ट कन्वेंशनल है, इसमें मतलब एक व्यक्ति अपने विचारों या सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर देता है, वो सबसे हटकर चलता है, ये खुद का अपना उसका इथिकल प्रिंसिपल होता है कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है। जैसे जो महात्मा गांधी हैं, जो नेल्सन मंडेला हैं, विवेकानंद हैं, जो महान थिंकर्स हैं या सब कुछ, ठीक है, लिंकन हुए, और भी कोई भी प्रकार के हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था। उनका खुद का प्रिंसिपल था कि जो सती प्रथा है वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमन है। तो ये क्या हो गई हमारा, आई होप आप सभी लोगों को ये लॉरेंस कोलवर्क का नैतिक विकास का सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार इसको जल्दी जल्दी पुनः पूरी स्लाइड को रिवाइज करा देते हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो एक बार पढ़ेंगे हो जाएंगे। तो ये कौन है, ये सिद्धांत किनका है, कोलवर्क का है, ठीक है। कोलवर्क कौन थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये बुक किनकी है, जीन पियाजे की है, ये लिख लेनी है। और जो कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था वो जीन पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित था। इसके आगे क्या है, जो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें 16 वर्ष तक के बच्चे लिए गए थे। नायिका क्लारा थी और नायक हिंज थे, मतलब हिंज की जो वाइफ थी उनका नाम क्लारा था। इस कहानी के आधार पर 2 प्रश्न का निर्माण हुआ, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा। ये हिंज की स्टोरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछे गए थे कोलबर्ग के द्वारा बच्चों से कि हिंज को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। नैतिक दुविधा क्या मैंने आपको बताई, नैतिक दुविधा बनाई कि 2 में से एक को चूज करना कि क्या करें क्या ना करें। अब ये बच्चा इधर जाए कि इधर जाए, या तो हिंज अपनी पत्नी को बचाता या चोरी करता, उसके पास 2 ही ऑप्शन थे, 2 में से एक चूज करता। तो इसे ही हम कहते हैं नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। नैतिक तर्कणा क्या है, 2 में से जब हम एक को चुनते हैं तो एक को क्यों चुनते हैं, उसके पीछे जो हम कारण बताते हैं उस कारण को ही हम कहते हैं
नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग। जैसे हिंज ने क्या चूज किया था, चोरी करना। आगे क्या है, तो कितने कितने लेवल दिए थे, 3 लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। अवस्थाएं कितनी थी, 6 अवस्थाएं थी, जिनको चरण भी कहते हैं। ठीक है, चरण भी लिख कर आता है, या स्टेज। स्टेज थी 6, लेवल थे 3, और प्रत्येक लेवल के 2 अवस्थाएं थी। जैसा कि ये देख सकते हैं कि लेवल 3 हो गए, स्टेज 6 हो गए, या चरण 6 हो गए, और प्रत्येक स्तर के 2 अवस्थाएं हो गई। ये प्रारंभिक था, पूर्व परंपरागत। इसमें चलिए 6 अवस्थाओं के नाम रिवाइज कर लीजिए। पहली कौन थी, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। इनका सीक्वेंस इसी क्रम में इनको याद रखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। पहली कौन सी है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दूसरी कौन सी है, यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास, या इसको साधनात्मक भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता अभिविन्यास भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि आदान प्रदान की कौन सी अवस्था है, अवस्था नंबर 2। अगर स्तर पूछा जाए तो स्तर कौन सा, स्तर है पहला। दूसरा स्तर कौन सा है, परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इसमें कौन तीसरी अवस्था पूछी जाए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। चौथी अवस्था कौन सी है, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। रूल इज रूल, नियम नियम है, सभी के लिए नियम है, चाहे तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरा हमारा है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें एज जो बच्चों की एज थी वो कितनी थी, 13 वर्ष से 16 वर्ष तक। और पांचवा कौन सा है, पांचवा कौन सी अवस्था है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। छठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। चलिए अपनी क्लास अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, फिर इनको एक बार हम रिवाइज करेंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप भी सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, 30 आउट ऑफ 30 बिल्कुल मेरी जैसे लाना चाह रहे हैं CDP में या और पेडागोजी में भी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।